ये पॉलिटी सीरीज का पार्ट 24 होगा और आज हम देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आयोग ने पूछे हैं। और मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ वो इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले जल्दी से जिस जिस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके नोट्स के बारे में देख लेते हैं। तो एक तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर याद रखना, प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किस आर्टिकल के अंडर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। तो ये तो पता होना चाहिए कि ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123 के अंडर प्रेसिडेंट जो है जो ऑर्डिनेंस होता है उसको जारी करते हैं। और एक इमरजेंसी भी याद रखना कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर लागू की जाती है और प्रेसिडेंट से रूल होता है वो 356 और 365 से रिलेटेड है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के अंडर लागू की जाती है। 72 के बाद 72 आर्टिकल के बारे में याद रखना, क्योंकि ये 72 आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है। पार्डन का मतलब ये होता है, मान लो किसी को फांसी की सजा दी गई है तो प्रेसिडेंट उसकी फांसी की सजा माफ कर सकते हैं, और किसी को लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया तो प्रेसिडेंट जो है उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है उसका कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं कंप्लीटली। गवर्नर को भी ये पावर दी गई है, लेकिन गवर्नर को जो पावर दी गई है और जो प्रेसिडेंट को पावर दी गई है उसमें दो डिफरेंस ये है कि जो अगर मान लो आर्मी का कोर्ट होते हैं, आर्मी के कोर्ट ने किसी मिलिट्री कोर्ट ने किसी भी पर्सन को सजाए मौत दे दी तो वो पावर केवल प्रेसिडेंट के पास है। उसकी सजाए मौत को मतलब सजाए मौत हटाने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, ना कि गवर्नर के पास। गवर्नर नहीं कर सकता है। और मान लो किसी को मतलब एक तो हो गया, और अगर मान लो किसी को सिंपल एक मतलब एक तो आर्मी के अंडर सजा दी गई है तो आर्मी के जो आर्मी का मिलिट्री कोर्ट होता है उसके अंडर सजा दी गई है तो उस सजा से कौन मुक्त कर सकता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर नहीं कर सकता। एक होता है लाइफ इम्प्रिजन, मतलब अगर किसी को डेथ सेंटेंस दी गई तो डेथ सेंटेंस कौन माफ कर सकता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर नहीं कर सकते। दो पावर है बस, अलग है जो। और आर्टिकल 61 याद रखना, आर्टिकल 61 के अंदर प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है हटाने का प्रोसेस। और हटाने का क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, इस वजह से उनको हम हटा रहे हैं। और ये इनको हटाने का जो प्रोसीजर है वो लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस में स्टार्ट किया जा सकता है। हटाने से पहले मतलब प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले उनको 14 दिन का, एटलीस्ट 14 दिन का एक नोटिस दिया जाता है कि भाई आपके खिलाफ जो है हम जो इम्पीचमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ये यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट की ये जो पावर है एक आर्टिकल 111 के अंदर ही याद है, मान लो कोई बिल है वो लोकसभा से भी पास हो गया और राज्यसभा से भी पास हो गया तो वो प्रेसिडेंट की मतलब उस पर जो है सिग्नेचर चाहिए। तो प्रेसिडेंट अगर मान लो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मान लो ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल नहीं है, वैसे ही ऑर्डिनरी बिल है, तो प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते, अपनी असेंट को बिड होल्ड कर सकते हैं। तो ये कौन से मतलब जो प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे सकते हैं मतलब अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, और उस सिग्नेचर नहीं कर सकते, विद होल्ड कर सकते हैं। विद होल्ड का मतलब सिग्नेचर करेंगे ही नहीं। तो ये पावर कौन से आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट को दी गई है? ये 111 के अंदर दी गई है। और जबकि भी एक ऐसा होता है कि हर एक, जैसे अब जनरल इलेक्शन चल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो 2024 जून को, 4 जून को शायद वो आएंगे रिजल्ट, और 5 या 6 जून को हम लगा लो सरकार बन जाएगी। 5 जून को ही लगा लो, 5-6 को। तो दोनों हाउस को एक जगह बुलाया जाएगा। तो उसको जो दोनों हाउस को कौन समन करेगा एक जगह बुलाने का काम, वो करेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो एक और फिर उसको एड्रेस किया जाएगा, दोनों हाउस को बुलाकर एड्रेस किया जाएगा। तो एड्रेस कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। एक बार और दोनों हाउस को एक साथ बैठाकर एड्रेस किया जाता है, वो जब नया साल का नया सेशन स्टार्ट होता है तो उस टाइम भी लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बैठक कर प्रेसिडेंट जो है उनको समन करेंगे कि भाई एक जगह आ जाओ, तो आपकी सबकी क्लास एक जगह होगी और एक ही टीचर पढ़ाएगा। वो कौन है? टीचर। और वो टीचर कौन है? वो है प्रेसिडेंट। तो मतलब प्रेसिडेंट ही उनको एड्रेस करते हैं। तो ये वाली बात याद रखना। और हेड कौन? यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होता है प्रेसिडेंट। ये वाली बात याद रखना। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे गए हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया कि सही स्टेटमेंट हम पकड़े। जैसे यहाँ पर ये है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। वेस्टेड का मतलब सौंपी गई है। जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, ठीक है, जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट को सौंपी गई है, ना कि प्राइम मिनिस्टर को। तो इस वजह से हमारा पहला स्टेटमेंट खत्म हो जाता है। तो पहला गया, पहला गया, पहला गया, और आंसर हो जाता है सी। मतलब एलिमिनेशन मेथड से आप बहुत जल्दी कर सकते हो।
अब पढ़ लेते हैं बाकी ये भी सेंटेंस भी दूसरा पढ़ें। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सिंपल सी बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट का हेड होता है, ये बात याद रखना। जो मंत्रिपरिषद होता है उसका एकदम प्रमुख होता है। प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट नीड नॉट, देखिए एक ये वाली बात सुन ले, मतलब जैसे ऐसा हो, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ऐसा हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बनारस कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए और किसी बस वो हार जाए। 4 जून को रिजल्ट आ गए और 4 जून के अंदर ये हुआ बनारस से वो हार गए, अब क्योंकि वो और किसी दूसरी सीट से भी नहीं खड़े हुए। तो अब क्या होगा? तो होगा ये, जैसे 5 जून को सरकार बनेगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उन्हीं को बनाना है। लेकिन वो तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर एक नियम है कि प्राइम मिनिस्टर वही बन सकता है जिसको जो राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर हो। लेकिन एक और नियम है कि कोई भी मेंबर, कोई भी बंदा ना राज्यसभा का मेंबर है ना लोकसभा का मेंबर, उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है या प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है 6 मंथ के लिए। और उस 6 मंथ के अंदर उसको दोनों हाउस में से किसी एक हाउस का, या चाहे नॉमिनेशन के थ्रू या इलेक्शन के थ्रू मेंबर बनना पड़ेगा, ये कंडीशन है। ठीक है, तो इस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट नीड नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अगर किसी बंदे को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया तो जरूरी नहीं वो दोनों में से किसी का मेंबर हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है, ये बात याद रखना, यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है ये, तो इसकी वजह से जो आंसर सी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। देखिए, इंडियन रिपब्लिक का हेड कौन होता है, मैं आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया था। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? रिपब्लिक, हमारे जो प्रीएम्बल है उसमें रिपब्लिकन शब्द का यूज किया गया। देखिए, हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड ऑफ द स्टेट है। हेड ऑफ द, और हमारे यहाँ पर इंडिया जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं दो टाइप से चुने जाते हैं। या तो भाई यहाँ पर किंग सिस्टम चल रहा है तो वहां पर क्या होगा, पिताजी हेड बन गए, पिताजी के बेटे बन गए, उनको कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं, फिर उनके बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, ये सब चल रहा है, या उनकी बेटी बन सकती है, जैसा कि ब्रिटेन के अंदर। तो इसको बोलते हैं मोनार्किकल हेड। लेकिन एक होते हैं रिपब्लिकन हेड। रिपब्लिकन हेड क्या है कि जैसा हमारे टाइम, मतलब इस टाइम जो करंट में प्रेसिडेंट है, तो अब क्या होगा, उनके इलेक्शन होंगे जब उनका वो खत्म होने वाला होगा, टेन्योर खत्म होने वाला होगा 2023 में, 2027 में, तो इलेक्शन होंगे, जो इलेक्शन में जीतेगा उसको बनाया जाएगा। तो हमारे मतलब रिपब्लिकन का मतलब ये होता है कि जो हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट, वो इलेक्शन के थ्रू आता है, या तो डायरेक्ट इलेक्शन या इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, समझिए आप, तो इसको बोलते हैं। तो इंडिया का जो रिपब्लिकन हेड कौन है? रिपब्लिकन हेड है प्रेसिडेंट। ठीक है, याद रखना, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, joint sitting of the house of the people and council of the state is summoned by the। देखिए, मैंने आपको पीछे भी बताया था यहाँ पर ये कि जो ज्वाइंट सिटिंग है वो कौन समन कर सकता है? प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि प्रेसिडेंट ही उसको, दोनों हाउस को एक साथ बुला सकता है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्वाइंट सिटिंग, फिर से वही आ गया, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108 इज समन बाय। समन कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है। ठीक, और एक और बात याद रखना, जैसे मान लो कि दोनों, जैसे मान लो कि कोई बिल है, बिल हो गया, ये ऑर्डिनरी बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल नहीं, ऑर्डिनरी ये बिल है। अब इसको लेकर दोनों हाउस में, राज्यसभा और लोकसभा में झगड़ा हो गया, तो अब दोनों मान नहीं रहे एक दूसरे की बात, तो प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउस को क्या काम करेगा? मैसेज भेजेगा ज्वाइंट सिटिंग का कि भाई आपकी जो है एक साथ क्लास होगी, आपको एक साथ पढ़ाया जाएगा। अब एक साथ जब ये बैठेंगे, राज्यसभा और लोकसभा एक ही घर उसमें बैठेंगे, तो इसको कौन प्रिसाइड करेगा? ठीक है, इनकी जो मीटिंग है वो कौन करेगा? ये बात याद रखना, स्पीकर करता है उसको। ठीक है, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। तो हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी आता है। प्रेसिडेंट जो होता है लॉ मेकिंग, जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा दो हाउस है, तो दोनों हाउस से बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट की जब तक उस पर सिग्नेचर नहीं होंगे वो बिल पास नहीं हो सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो इंटीग्रल पार्ट है लॉ मेकिंग प्रोसेस का। तो ये सही बात है, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, हमको गलत स्टेटमेंट पकड़ना है। ठीक है, वह संसद का एक
घटक है, घटक का मतलब उसका पार्ट है। सिंस प्रेसिडेंट जो होता है, भले से देखो प्रेसिडेंट बैठता नहीं है लोकसभा राज्यसभा के अंदर, लेकिन उसका पार्ट होता है, और ना ही वो किसी डिस्कशन में कोई पार्ट लेता है। ही पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑन द बोथ द हाउसेस। ये बात गलत है भाई, वो तो वो प्रेसिडेंट को हमने लोकसभा राज्यसभा में कभी देखा ही नहीं होगा, क्योंकि वो बैठते ही नहीं है को डिस्कस करने के लिए। बस उनके पास बिल भेजा जाता है, वो सिग्नेचर करते हैं, वो तो अपने राष्ट्रपति भवन में बैठते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, तो बी इसका आंसर हो गया। फिर भी देखिए यहाँ पर ये बड़ी समस्या है, ये इसको कितना ही सही कर लूं, ये बी आंसर है। इसमें पता नहीं क्या मौत आ जाती है, हर बार ये गलती कर देता है, खा जाने का हाथ डाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही एड्रेस द जॉइंट मीटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस एवरी ईयर। जैसा मैंने बताया कि हर साल प्रेसिडेंट दोनों हाउस की मीटिंग को एड्रेस करता है, ये बात भी ठीक है। ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, ठीक है। जो अध्यादेश जारी कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपको ये बताना है कि जो प्रेसिडेंट होता है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय द पावर टू विथहोल्ड हिज असेंट। तो मैंने अभी आर्टिकल 111 बताया, 111 के अंदर प्रेसिडेंट अपनी जो असेंट है, जो अपने सिग्नेचर किसी बिल पर कर भी सकते हैं और किसी बिल पर उसको रोक भी सकते हैं, नहीं करेंगे। तो वो कौन सा आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंदर ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट को? ये आर्टिकल अनुच्छेद 111 के अंदर ही पावर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज द पावर टू विथहोल्ड असेंट। असेंट का मतलब होती है अपनी जो आज्ञा है, वो अपनी जो एक उनको जो पावर दी गई है बिल को असेंट करने की, विद होल्ड करने की, वो किसको दी गई है? प्रेसिडेंट को दी गई है। पार्लियामेंट को जो है, ये जो राष्ट्रपति जी होते हैं, वो किसी बिल पर सिग्नेचर कर भी सकते हैं, किसी पर नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द ऑर्डिनेंस। अब देखिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आ गई। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पीछे मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 123 के अंदर जो है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस की पावर जो है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये 123 के अंदर देखिए, आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट, मतलब जारी कर सकता है ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, तो उस टाइम पर लॉ मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होती है, और ये पावर जो है 123 अनुच्छेद 123 के अंदर प्रेसिडेंट को दी गई है। तो इसका जो आंसर है वो बी है। अब हम नए लेक्चर में मिलते हैं, और ये लेक्चर बहुत ज्यादा, अगर आपको पीसीएस निकालना है तो ये लेक्चर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, अदरवाइज तो इम्पॉसिबल है सिलेक्शन में।